हेलो बच्चों, आप सभी को पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। तो इस पार्ट में मैं आज आपको रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रियल एंड एपरेंट डेप्थ तथा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स बताने जा रहा हूँ। ओके, तो वे बच्चे जो आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, जिससे हमारा जो भी अगला वीडियो होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, रिफ्रैक्शन of light through a rectangular glass slab। अब हम लोग लाइट का रिफ्रैक्शन एक ग्लास स्लैब से स्टडी करेंगे और ये आपके क्लास 10 के सिलेबस में है। नाउ देखेंगे, एक ग्लास स्लैब एज्यूम करते हैं, साइड में बनाते ताकि साइड में मैं इसके डेरिवेशन कर सकूं। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ओके, बाहर का मीडियम एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये वापस नीचे एयर है। राइट नाउ अब देखेंगे, यदि कोई रे ऑफ लाइट इस ग्लास स्लैब पे आता है, राइट, ये क्या है? ये इंसिडेंट रे है। ओके, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वी आर ड्राइंग अ नॉर्मल। We are drawing a normal and naming that normal as N1. Now we are assuming, हम लोग इंसिडेंट एंगल को ओके I से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हम लोगों को पता है कि जब भी लाइट रेयरर से डेंसर, यहाँ रेयरर कौन है? एयर रेयरर है, ग्लास डेंसर है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, यदि ये ग्लास नहीं होता तो ये लाइट सीधी जा रही होती, ये लाइट सीधी जा रही होती, राइट, ये इस पाथ पे जा रहा होता, राइट, बट ड्यू टू ग्लास स्लैब ये अब इस पाथ को फॉलो नहीं करेगा। इज इट क्लियर? तो क्या करेगा? तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा और नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। और जैसे मुड़ने के बाद अपने ग्लास के मीडियम में फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा इस मीडियम में। ओके, रिफ्रैक्शन तभी हो सकता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो जाता है कोई लाइट। ओके, नाउ अब इस एंगल को R1 बोलते हैं। ओके, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग एंगल। नाउ अब यहाँ पे फिर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करा, इस नॉर्मल का नाम मैं N2 बोल रहा हूँ। अब ये लाइट फिर से ऐसा इस तरह से जाने वाला था, इस तरह से, राइट, बट ये जाएगा नहीं, ये नॉर्मल से दूर हो जाएगा, तो ये नॉर्मल से दूर हो जाएगा, तो ये नॉर्मल से दूर हो जाएगा और ये नॉर्मल से दूर हो गया। इस डायग्राम को मैं थोड़ा ठीक से बना देता हूँ क्योंकि ये जो ब्लू लाइन है इस रिफ्रैक्टेड रे के पैरेलल होंगे, मैं भी प्रूफ कर दूंगा।
नाउ अब देखिएगा, इस पॉइंट का नाम ए बोल रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम बी बोल रहा हूँ। नाउ अब देखें, ये जो एंगल आउट है इसको इमर्जेंट एंगल ई बोल रहे हैं। ये जो एंगल बना है ये इसको R2 एंगल बोल रहे हैं। इज इट क्लियर? ये इमर्जेंट रे है। क्या है ये इमर्जेंट रे है। नाउ अब हम लोग रे का नेम दे दे रहे हैं। ये P है, ये A है, ये K बोल दे रहे हैं, ये B है और ये Q बोल दे रहे हैं। देखो, अगर मैं इस सिस्टम को थोड़ी देर के लिए अगर ध्यान ना दूं तो मुझे ऐसा लगेगा लाइट आया और अपने पाथ से कुछ डेविएट होके इस पाथ से चला गया। ओके, तो ये जो डिस्प्लेस हुआ है, ओके, इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि प्रूफ करो कि जो इमर्जेंट रे है और इंसिडेंट रे है ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। इज इट क्लियर? बहुत आसान है। हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे दोनों पॉइंट में। नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। मैंने स्नेल्स लॉ लगाना सिखाया था कि नहीं? मैंने कैसे बोला था कि जिस मीडियम का म्यू और उस मीडियम का एंगल उसके साइन के साथ मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट होगा। तो फर्स्ट मीडियम का क्या है? म्यू ए इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम म्यू जी इंटू साइन ऑफ R1. Is it clear? Equation number 1. Now again applying Snell's law at point B. अब इस B पॉइंट पे मैं Snell's law लगाऊंगा तो बताइए क्या होगा? म्यू जी इंटू साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन ऑफ ई। इक्वेशन नंबर 2। नाउ ये एक पैरेलल है ना, ये देखो रेक्टेंगुलर स्लैब है तो ये लाइन और ये पैरेलल होंगे। तो अगर ये दो पैरेलल हैं तो R1 इज इक्वल टू R2 होगा। कौन सा? तो अल्टरनेट एंगल। ठीक है, हिंदी में एकांतर कोण बोलते हैं, राइट है। तो एंगल हेयर एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल R2। कौन सा एंगल? अल्टरनेट एंगल। अगर एंगल R1 और एंगल R2 है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम है तो मैं इस निष्कर्ष पे निकलता हूं कि ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल होंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get mu a sin I is equal to mu a sin e। म्यू ए से म्यू ए कट गया तो साइन आई बराबर साइन ई। तो अगर साइन आई बाई साइन ई है सो हम लोग कह सकते हैं आई बराबर ई है। यदि आई बराबर ई है, अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है, देयरफॉर वी कैन से इंसिडेंट रे and emergent ray is
पैरेलल टू ईच अदर। बात आया कि नहीं समझ में? यानी क्या, सिंपल आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे और स्नेल्स लॉ लगा के हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों सेम हैं। यदि दोनों सेम हैं तो ये रे और इंसिडेंट रे दोनों क्या हैं, तो पैरेलल है। सिंपली ये क्या हो जाएगा, तो शिफ्ट हो जाएगा। ओके, हायर क्लासेस में क्लास 12 में इस पे और डिटेल्ड आपको सीखना पड़ता है। इसमें से क्या हम लोग करते हैं, इसका थिकनेस पता रहता है, इस लैटरल डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशंस करके इसकी फार्मूला डिराइव करते हैं। ओके, बट आपके क्लास 10 में बस इतना ही आपसे पूछा जाता है। ओके, तो यही है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के सारे कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए अब हम लोग आपका रियल और एपरेंट डेप्थ को सीखते हैं। ठीक है, तो आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, रियल एंड एपरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक। आप लोग देखे होंगे कि कभी भी किसी टंकी या अपने बाल्टी में हम लोग पानी रखते हैं या उसमें कोई सिक्का डाल दो या बाल्टी के आप लेयर को देखोगे तो वो लगेगा कि वो लेयर उठा हुआ, मतलब बाल्टी की गहराई कम लगता है। या फॉर एग्जांपल यदि आप किसी कॉइन को देखते हैं किसी टब के अंदर तो कॉइन थोड़ा उठा हुआ दिखता है, राइट है, बट एक्चुअल में वो वहाँ नहीं होता है, वो नीचे ही होता है, बट उसका इमेज मुझे ऊपर दिखता है, यानी उसकी डेप्थ मुझे कम दिखती है, राइट है। तो इस फिनोमिना को कहते हैं एपरेंट डेप्थ। ओके, तो क्या लिखा हुआ है, वाटर टैंक appears less deeper than its actual when it is observed. This is because of refraction of light and the depth which is seen is known as apparent depth. ओके, जो डेप्थ मुझे दिखता है उसको एपरेंट डेप्थ कहते हैं, जो एक्चुअल में होता है उसको रियल डेप्थ कहते हैं। चलिए इसको डिटेल्ड में समझते हैं। देखिए, मान लो ये वाटर है, वाटर है ये लास्ट डेप्थ है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज निकल रहा है बाहर। इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू बोल रहे हैं। और मान लो मैं बाहर एयर मान रहा हूँ, मैं 1 2 करके भी बना सकता हूँ, यहाँ एयर मान रहा हूँ। ओके, आप 1 2 लेके भी बना सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट से। नाउ यदि यहाँ से बहुत से रेज निकल रहा होगा तो कुछ रेज एकदम सीधा जा रहा होगा, तो आपको मालूम है अगर रेज सीधी जाएगी तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। कुछ रेज कुछ एंगल से निकल रहा होगा, तो आपको मालूम है कि यदि कोई रेज डेंसर से रेयरर में जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगा, तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगा, तो वो नॉर्मल से दूर हो गया, राइट। अगर मैं इस एंगल को आई बोलूँ तो ये लाइन, इसको नॉर्मल है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी एंगल आई हो जाएगा ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो रेज, जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं, इसको मैं पीछे की तरफ मिलाता हूँ। तो देखिए मिला रहा हूँ पीछे की तरफ, मैं पीछे की तरफ इसको मिलाया और यहीं पे इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। यदि कोई बंदा इसको यहाँ से देखता है तो ये ऑब्जेक्ट इसको यहाँ ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो एक्चुअल में ये था यहाँ, इसको रियल डेप्थ बोलेंगे। तो रियल डेप्थ को मैं x रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। x क्या है, तो x है रियल डेप्थ,
ओके, नाउ अब देखें यहाँ से यहाँ जो ये जो डेप्थ है एक्चुअल में इसको एपरेंट डेप्थ बोलेंगे y। तो y क्या है? तो y है एपरेंट डेप्थ। नाउ अब इसको नेम कर देते हैं। देखें ये O है, ये A है और इस पॉइंट को B बोल दे रहे हैं, इस एंगल को R बोल रहे हैं। अब नाउ आपको मालूम है ये दोनों पैरेलल है, तो ये R होगा तो ये भी R होगा ड्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो क्या मैंने ज्योमेट्री किया? अगर ये I है तो ये भी I ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, और ये R है तो ये भी R होगा ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। नाउ इन ट्राइंगल AOB राइट साइन I, ये होता है P बाई H। P है AB, H है OB, तो AB बाई OB इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल AIB राइट साइन R, ये भी होगा P बाई H, तो AB बाई IB। अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट B, इस B पॉइंट पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं। क्या होता है स्नेल्स लॉ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू W इंटू साइन ऑफ I इज इक्वल टू म्यू A इंटू साइन ऑफ R। नाउ यहाँ से हम लोग म्यू W बाय म्यू A इसे क्या लिख सकते हैं? साइन R बाय साइन I। व्हाट इज साइन R? इट इज AB बाय IB। एंड व्हाट इज साइन I? AB बाय OB उल्टा करके लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो ये हो जाएगा OB बाय AB। ना AB से AB कटा, क्या आ जाएगा? OB बाय IB। ओके, नाउ म्यू W बाई म्यू A, इसको कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो मैं कैसे लिखता हूँ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना है भाई साहब? ये है OB बाई IB। नाउ जितना भी ऑप्टिकल फिनोमिना होता है ना, उसमें एंगल को बहुत छोटी मानी जाती है, तो लिखेंगे एज एंगल्स मेड is very small, so B को एकदम A के क्लोज माना जा सकता है। so B is assumed very close to A, very close to A। B को A के very close माना जा सकता है। therefore IA is IB is approximate equal to IA and OB is approximate equal to OA। जहाँ B है इसको A मान सकते हैं, तो therefore इसको मैं डायरेक्ट म्यू ही मान लूँ, क्योंकि ये कोई मीडियम है ना, तो मैं इसको उस मीडियम का, यहाँ तो म्यू W बोल रहा हूँ ना, मैं इसको म्यू ही मान लेता, यानी रिफ्रैक्टिव वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, उसको मैं सिंपली म्यू ही बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू एनी मीडियम, यहाँ वाटर है आप कोई भी ले सकते हैं, आप W ही बैठा दो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो म्यू यार चलो लिख ही दे रहे हैं, बट आपको पता ही है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझा ही दिया है ना कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसको सिंपली म्यू भी लिख सकते हैं, या एयर को जरूरी नहीं होता है लिखना। इज इट क्लियर नाउ? तो OB को क्या लिख सकते हैं? OA बाय IA। व्हाट इज OA?
तो OA क्या है, x है और IA y है। यानी अब मैं सिंपली इसको म्यू लिखने जा रहा हूँ। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये होता है रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, और ये फॉर्मूला भी बन गया है। अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा इससे रिलेटेड, ओके, और इससे आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इज इट क्लियर? तो जब भी इस मतलब आपको क्या पता है ना कि आपको, अगर आप उस मीडियम का म्यू मालूम है, ठीक है, हम लोग जनरली कहाँ से देखते हैं, एयर से तो देखते हैं। तो अगर उस मीडियम का हमको एयर से किसी दूसरे मीडियम में देखते हैं, अगर मुझे सिर्फ उसका रियल डेप्थ पता है और मुझे जिस मीडियम में वो है उसका म्यू पता है, तो मैं उसका वो बता सकता हूँ कितना वो ऊपर उठा है। ओके, तो चलिए एक न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड कर लेते हैं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, ठीक है। तो आइए ये न्यूमेरिकल को देखते हैं। अ स्मॉल इंक डॉट ऑन अ पेपर इज व्यूड थ्रू अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. What distance would the dot appears to be raised? बहुत सिंपल है, कितना ऊपर उठेगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले जो डाटा है उसे लिख लेते हैं। तो गिवन म्यू कितना है, 1.5। ये क्या रियल डेप्थ है, तो एक्चुअल डेप्थ कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ मुझे मालूम है म्यू होता है रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, और y बराबर x बाय म्यू। चले x कितना है, 10, और म्यू है 1.5। इसको ऊपर भेजें पॉइंट, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 20/3 सेंटीमीटर, 20/3। नाउ ये है एपरेंट डेप्थ। ओके, तो 20/3, 3 6 ज़ा 18, ठीक है, फिर 2 6.67 बोल सकते हैं, या 6.666, चलो 67 सेंटीमीटर। ये इसके क्या है, एपरेंट डेप्थ। नाउ द देयरफॉर क्या बोला है, व्हाट दिस होता है, डॉट अपीयर टू बी रेज्ड। नाउ द डॉट appears to be raised एक्चुअल में कितना था, 10, और कितना हो गया 6.67, तो कितना हो जाएगा 3.33, राइट है, 3.33 सेंटीमीटर, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना उठ गया, तो 3.33 सेंटीमीटर वो अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊपर रेस कर गया। देखो कितना सिंपल रहता है न्यूमेरिकल, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। ओके, तो इस तरह से रियल और एपरेंट डेप्थ के क्वेश्चंस को हम लोग इजीली डील कर लेते हैं। ओके, तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। तो आप लोग देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला जो मैं है वो डेफिनेशन है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, TIR कब हो सकता है, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा तभी हो सकता है, राइट है। नेक्स्ट, एंड इट इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सर क्रिटिकल एंगल क्या होता है, 2 मिनट रुको, अभी सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो जब वो क्या है, जब उसका एंगल इंसिडेंट एंगल किससे ज़्यादा हो जाए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, तो रे दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट
नहीं होगा, मतलब दूसरे मीडियम में वो नहीं जाएगा, क्या होगा, वो अपना ही मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। जबकि होना चाहिए था रिफ्रैक्शन, वो रिफ्रैक्शन नहीं होगा और वो अपने मीडियम में वापस लौट जाएगा, और इस फिनोमिना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ सर व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? तो क्रिटिकल एंगल क्या है? इट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम corresponding to which angle of refraction in the rarer medium is 90 डिग्री। डेंसर में वो एंगल जिसमें रिफ्रैक्शन का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाए, तो उस एंगल को, जो इंसिडेंट एंगल है, उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। सर नहीं आया समझ में? जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर ये पिक्चर समझ में आ जाएगा कि मैं एक्चुअल में क्या बोलने जा रहा हूँ। ओके, अभी आप लोग सिर्फ डेफिनेशन को नोट करो। ओके, नाउ तो इसेंशियल कंडीशन फॉर टीआईआर, अभी मैंने यहाँ दो बातें अंडरलाइन की है ना। पहला कंडीशन क्या है? लाइट को हमेशा डेंसर से रेयरर में जाना होगा। तो क्या लिखा हुआ है? लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। दूसरा, जो उसका इंसिडेंट एंगल है उसको क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना होगा। तो दूसरा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था टीआईआर के लिए। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को पिक्चर से यानी रे डायग्राम से समझते हैं और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का रे डायग्राम बनाते हैं। नाउ ये मैंने दो मीडियम बनाया, एक मीडियम 1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये क्या है? ये मीडियम 1 है, और ये मीडियम 2, इसको रेयरर मीडियम बोल रहे हैं और इसको डेंसर मीडियम बोल रहे हैं। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट? अब इससे बहुत सारे रेज निकल रहा होगा। मान लो एक रेज सीधा जा रहा होगा तो इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा और ये सीधी चली जाएगी। इज इट क्लियर? अच्छा, कुछ रे कुछ एंगल से भी जा रहा होगा। तो आपको मालूम है कि अगर डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा, यदि डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो आपको मालूम है वो नॉर्मल से दूर हो जाएगा। चलो दूर कर देते हैं, तो ऐसा हो रहा होगा। नाउ यदि एक रे और बनाते हैं, राइट, ऐसा रे और जा रहा होगा, राइट, तो ये रे और मुड़ जाएगा ना, और दूर जाएगा, तो ये क्या करेगा? और दूर चला जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये हॉरिजॉन्टल को टच करना चाह रहा है? तो बस यही अब होने जा रहा है। देखो, अब एक ऐसा एंगल आया, एक ऐसा एंगल आया जिस पे ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये हॉरिजॉन्टल को टच करके ही जा रहा है, राइट? एक ऐसा एंगल आया जो ये हॉरिजॉन्टल को टच करके ही जा रहा है। नाउ ये देखेंगे ध्यान से, तो जो अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री। तो जिस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री हो, वैसे एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। आई बराबर कैपिटल C से डिनोट करते हैं, और C क्या है? क्रिटिकल एंगल। अब इस एंगल से ज़्यादा जो भी लाइट अगर इस मीडियम से दूसरे बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगा तो उसकी रिफ्रैक्शन नहीं होगा।
उसकी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, जबकि बल्कि उस क्या हो जाएगा, वह अपने मीडियम में वापस चला जाएगा। तो ये देखिए, ये रेज अब सी को पार कर गया, ये रेज अब सी के एंगल को पार कर गया। नाउ क्या कर गया, पार कर गया। देखेंगे अब, यदि सी के एंगल को ये पार करेगा तो अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, वो ग्रेटर देन सी है। वो क्या है, वो ग्रेटर देन सी है। यदि एंगल अब ग्रेटर देन सी है तब लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, जबकि अपने ही मीडियम में वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, और इस फिनोमिना को ही TIR कहते हैं। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, TIR कहते हैं। अब एक छोटा सा फॉर्मूला इस्टेब्लिश हम लोग कर लेते हैं। इस पॉइंट को मैं A बोलता हूँ, इस पॉइंट को B बोलता हूँ, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D। तो मैं C पॉइंट पे, या C नहीं बोलूँगा, मैं P बोलूँगा और इसको Q बोलूँगा। तो P पॉइंट पे मैं अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट P, अगर P पे मुझे स्नेल्स लॉ लगाना है तो क्या होगा, तो मुझे मालूम है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका एंगल साइन C इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम μ1 इंटू साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो देयरफॉर इसकी वैल्यू 1 होती है। तो देयरफॉर मैं μ2 बाई μ1 क्या लिख सकता हूँ, तो μ2 बाई μ1 लिख सकता हूँ 1 बाई साइन C। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, 1 बाई साइन C। और ये तो जनरल फार्मूला हो गया कोई दो मीडियम के लिए। और यदि एक मीडियम एयर है, मान लो ऊपर रेयरर मीडियम एयर है, तो आप सिंपली फार्मूला लगाना म्यू इक्वल टू 1 बाई साइन C। ये फार्मूला किसके लिए, ये फॉर रेयरर मीडियम अगर क्या है, एयर है, रेयरर क्या हो, एयर है, तो सिंपली आप लगाएंगे म्यू इक्वल टू 1 बाई साइन C। और यहाँ से आपको अगर किसी मीडियम का म्यू मालूम है तो उस मीडियम में देखो हर एक दो मीडियम का, जैसे एयर वाटर का अपना एक क्रिटिकल एंगल होगा, एयर ग्लास का अपना एक होगा, ग्लास वाटर का अपना एक होगा। तो हर एक दो मीडियम का अपना खुद का एक क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है। सबका एक जैसा नहीं होता है। हर दो मीडिया का अपना एक क्रिटिकल एंगल होता है, और वो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। यानी क्या, यदि एक मीडियम क्या है, एयर होगा, तो आप इसको बैठाकर आप जैसे कि अगर आपको म्यू पता है तो साइन C निकल आएगा, साइन C से मैं उसके C की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ यदि हमको एक मीडियम एयर नहीं है तो मैं इस फॉर्मूला को लगा के उसकी जो भी अननोन क्वांटिटी है मैंने C को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल एंगल को पता करने के लिए। अब TIR का एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, तो इसका एप्लीकेशन सबसे पहला, जो डायमंड में जो ग्लेयर होता है, जो चमक होती है, डायमंड में जो चमक होती है वो किसके कारण होती है, तो वो आपका TIR के रिफ्लेक्शन का, उसके जो कटिंग होता है, डायमंड का जो कटिंग होता है इस प्रकार से होता है कि एक बार अगर उसमें लाइट इंटर कर गया तो जब भी लाइट उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ग्लास और एयर का जो भी क्या आपका क्रिटिकल एंगल होगा उसके क्या होगा, उससे आपका वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता है और वहीं पे अंदर रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। और यही फिनोमेना हमेशा हर एंगल पे होते रहता है और हमको डायमंड चमकता हुआ दिखता है। ठीक यही फिनोमेना आपका दिखता है ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर में जो आजकल फाइबर ऑप्टिक्स नाम से बहुत सारे चल रहे हैं, जो जियो फाइबर ये सब चल रहे हैं, उसमें क्या होता है ना, उसमें जो सिग्नल्स हैं
वो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना से मूव करता है, ओके, जिससे हमको फास्ट इंटरनेट मिलता है। नेक्स्ट मिरेज। मिरेज जो यानी क्या, आप लोग क्या करेंगे, जब भी कभी भी रेगिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पर दूर में आपको क्या लगेगा ना कि एक कोई भी पेड़ का उसमें इमेज दिखेगा, तो पेड़ का इमेज दिखने से मुझे ऐसा लगेगा कि वहाँ पर क्या है, कि वहाँ पे पानी है, जबकि वो कुछ नहीं, वहाँ जाने पे वहाँ कुछ नहीं दिखता है। ये सब कारण किसके कारण है, वो TIR के कारण से ही होता है, राइट है। तो ये सारे कारण, ये सारे जो फिनोमिना है, ये सब TIR के कारण से ही होती है, ओके। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल करके आपको समझा देता हूँ ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से जान पाए। तो चलिए इन तीनों एग्जाम्पल थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको पॉइंट करवा दे रहा हूँ, ओके। देखो ग्लेयर ऑफ डायमंड कैसे होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हमको पता है 2.42 होता है, तो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था म्यू इक्वल टू 1/sin c, वहाँ से sin c इक्वल टू 1/μ लिख सकते हैं। 1/μ मतलब 1/2.42 और 1/2.42 होता है 0.4132, और बाय मैं साइन टेबल से या आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो c बराबर साइन इन्वर्स, ये साइन इधर का इन्वर्स में चला जाता है, इक्वल टू 0.4132 और इसकी वैल्यू 24.4 है। यानी क्या, डायमंड में उसका क्रिटिकल एंगल कितना है, 24.4। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखा है, द डायमंड इज कट सुटेबली सो दैट लाइट इंटरिंग द डायमंड फ्रॉम एनी फेस फॉल्स एट एन एंगल ग्रेटर देन 24.4। इससे ज़्यादा पड़ेगा तो ही लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसीलिए इस तरीके से रोबोट के मदद से उसको इस एंगल पे काटा जाता है, जिससे लाइट किसी भी एंगल से आए, एक बार इसमें इंटर कर जाए तो जब वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उसकी एंगल 24.4 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। यदि उसकी एंगल 24.4 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा तो वो TIR हमेशा करता रहेगा और उसमें चमक रहेगा। तो ये डायमंड की, देखो डायमंड अगर आप लोग ओरिजिनल डायमंड देखोगे तो उसमें कोई चमक नहीं रहता है, वो नॉर्मल कांच की टुकड़ा जैसा होता है। बट वही डायमंड को सुटेबली कट कर दिया जाता है तो वो एकदम चमकने लगता है, ठीक है। वो सारी जो उसकी चमक है उसकी कटिंग पे होती है, ओके। नाउ ये देखेंगे मिरेज। मिरेज क्या होता है ना कि रेगिस्तान में हमको दूर में किसी भी पेड़ की हमको इमेज दिखने लगता है और हमको ऐसा फील होता है कि वहाँ पर पॉन्ड है, ठीक है। तो वो होता क्यों है, देखो आपको मालूम है कि दिन के टाइम में रेत गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो रेत अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो वहाँ की जो एयर है वो इवापोरेट होके अब ऊपर की तरफ चली जाती है, जिससे वो लेस डेंसर हो जाता है। यानी जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं एयर की डेंसिटी बढ़ती चली जाती है ड्यू टू हॉट होने के कारण। जितना नीचे होगा उतना कम डेंस होता है, यानी नीचे वाले लेयर कम डेंस होगा इन कंपैरेटिवली ऊपर वाले लेयर से। यानी जब भी अगर कोई रे ऑफ लाइट इस पेड़ के ऊपरी टॉप से अगर ये इंटर करेगा इस मीडियम में, मान लो ये लाइट है, तो वो इस रिस्पेक्ट में ऊपर से अगर आएगा लाइट तो उसको डेंसर से रेयरर में आना पड़ेगा। और यदि लाइट डेंसर से रेयरर में आएगा तो आपको मालूम है कि वो नॉर्मल से दूर चला जाएगा, राइट। तो वो नॉर्मल से दूर, फिर वापस फिर से वो नेक्स्ट लेयर पे जाएगा, तो फिर नेक्स्ट लेयर में फिर से वो अपने नॉर्मल से दूर, ठीक है, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। और अगर वो नॉर्मल से दूर चला गया तो एक समय ऐसा आता है कि उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। यदि उसकी एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो अब रिफ्रैक्शन नहीं करेगा, जबकि अपनी मीडियम में वो वापस लौट जाएगा। और अगर ये लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट किसी बंदे के आँख में पड़ेगा तो उसका ऐसा फील होगा कि ये लाइट कहीं ये सीधी यहाँ से आ रही है और इस प्रकार से इस पेड़ की एक उल्टी इमेज यहाँ पे बनता हुआ दिख जाएगा, एक उल्टी इमेज यहाँ पर दिख जाएगा, राइट। तो इसकी एक
उल्टी इमेज दिख जाएगा और ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक पानी है, एक पॉन्ड है, राइट है। तो ये मिरेज का एक क्या है, एक्सप्लेनेशन है कि हम लोगों को मिरेज क्यों दिखता है। तो मिरेज फॉर्मेशन भी किसके कारण होता है, तो मिरेज फॉर्मेशन भी TIR के कारण भी होता है। और तीसरा मैंने क्या बताया कि ऑप्टिकल फाइबर में जो फिनोमिना होता है वो आपका हायर क्लास में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो ऑप्टिकल फाइबर में भी आपका जो उसके फिनोमिना होता है वो TIR पे ही काम करता है ना। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको माइंड में रखना है, ओके। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ओके। तो मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेंस और लेंस फार्मूला से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट की वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट और इसके न्यूमेरिकल्स को लेके आऊँगा, ओके। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।